सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवाद को पूरा कर लिया था। आज के वीडियो में हम प्रयोगवाद और नई कविता का अध्ययन करेंगे। तो आज आधुनिक काल का अध्ययन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अंतिम पड़ाव है ये प्रयोगवाद और नई कविता का आधुनिक काल के अंतर्गत। देखिए, प्रयोगवाद और नई कविता। वाद के रूप में प्रयोग शब्द का प्रचलन सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। 1943 ईस्वी में अज्ञेय ने पहला तार सप्तक निकाला था, वहीं से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक में तार सप्तक, सप्तक मैंने 7, इसके नाम से स्पष्ट है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञेय, ये 7 कवि पहले तार सप्तक में हैं। तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं कि पहले तार सप्तक में कौन से 7 कवि हैं, दूसरे में कौन से हैं, तीसरे में कौन से हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई तुकबंदी करके इन कवियों के नाम से तुकबंदी करके कोई पंक्ति बना लीजिए, जिससे आपको आसानी से याद रहे। तो तार सप्तक ये पहला 1943 ईस्वी में, जिसमें ये 7 कवि शामिल हैं। दूसरा तार सप्तक आया सन 1951 ईस्वी में। इसमें कौन से 7 कवि थे? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, ये 7 कवि दूसरे तार सप्तक में थे। फिर तीसरा सप्तक निकाला 1959 ईस्वी में। इसमें कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, तो ये तीसरे तार सप्तक में थे। फिर चौथा तार सप्तक आया हमारा सन 1979 ईस्वी में, जिसमें राजेंद्र किशोर, श्री राम वर्मा, सुमन राजे, नंद किशोर आचार्य, स्वदेश भारती, राजकुमार अबुज और अवधेश कुमार, ये चौथे तार सप्तक के कवि हैं। तो आप इन चारों कवियों को अपने हिसाब से याद करने का कोई भी तरीका अपना लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को क्या कहा है? राहों का अन्वेषी, ध्यान रखना है, राहों का अन्वेषी अज्ञेय ने कहा है तार सप्तक के कवियों को। दूसरे सप्तक में अज्ञेय ने किस पर बल दिया है? आत्म अन्वेषण पर बल दिया है। दूसरे सप्तक में आत्म अन्वेषण पर बल दिया गया है। और जो तीसरा सप्तक है, उसमें कवि स्वयं अपनी कविताओं के ही आलोचक बनकर उभर कर आए हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने तार सप्तक की समीक्षा में इस काव्य प्रवृत्ति का नाम प्रयोगवाद दिया। तो प्रयोगवाद नाम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने जब तार सप्तक की समीक्षा लिखी, तो उसमें इस विशेषता को उन्होंने क्या कहा? प्रयोगवाद कहा। अज्ञेय ने प्रयोगवाद शब्द को अनुपयुक्त माना। नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा दिया गया नाम उनको उचित नहीं लगा, अनुपयुक्त उसने माना। और जब दूसरा तार सप्तक की भूमिका में फिर अज्ञेय ने स्पष्ट किया कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। ठीक है, अज्ञेय प्रयोग को कहते हैं कि प्रयोग को वो एक साधन मानते हैं अज्ञेय, कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वो साधन है। तो प्रयोग का कोई वाद नहीं है। विरोध और अस्वीकृति के बावजूद भी प्रयोगवाद शब्द ही सर्वमान्य हो गया, और हम भी इसका नाम पढ़ रहे हैं प्रयोगवाद। तो विरोध भी हुआ, अस्वीकृति भी हुई, उसके पश्चात भी इसका नाम प्रयोगवाद ही प्रसिद्ध हो गया। प्रयोगवादी कवि मध्यवर्गीय समाज के चित्रण को प्रमुखता से उकेरा है उन्होंने। प्रयोगवादी कविता में हमें मध्यवर्गीय समाज का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। प्रयोगवादी कवि सर्वाधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। और अस्तित्ववाद किसका चलाया हुआ है? उसके प्रवर्तक कौन है? सारेन किरकेगार्ड, ध्यान रखना है। अस्तित्ववाद किसका है? सारेन किरकेगार्ड का। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी कवि घोषित किया गया है। कैसा कवि? अस्तित्ववादी। बच्चों, थोड़ा सा आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी,
कई दिन से तबीयत ख़राब है, ना चाहते हुए भी मैं वीडियो नहीं बना रही थी, 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको तो समझ आ ही जाएगा। अस्तित्ववादी घोषित किया है अज्ञेय को। उसके बाद प्रयोगवादी कवि हर प्रकार की रूढ़ि के विरोधी हैं और अपने को परंपरा भंजक, परंपराओं को तोड़ने वाले मानते हैं। वस्तुतः ये कवि यथार्थवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कविता में बौद्धिकता का प्रधानता है और वह क्लिष्ट प्रयोगों तथा असंबद्ध वाक्य रचना के कारण दुरूह कठिन भी हो गई हैं। क्लिष्ट प्रयोगों के कारण कठिन हो गई हैं। प्रयोगवादी कविता दुरूहता, अस्पष्टता और समाज निरपेक्षता के कारण ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकी। प्रयोगवाद की काल अवधि सन 1943 से 1953 तक मानी जाती है, क्योंकि देखिए मैंने ऊपर हेडिंग में ही लिखा हुआ था प्रयोगवाद और नई कविता। हालांकि प्रयोगवाद और नई कविता में हम कोई विभाजक रेखा नहीं खींच सकते, कोई सीमा रेखा इनके बीच में नहीं खींची जा सकती। क्यों? क्योंकि जो कवि पहले प्रयोगवादी थे वो ही बाद में नई कविता में प्रमुख हस्ताक्षर बनकर उभरे हैं। तो इस प्रकार ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, इनको हम ऐसा ही कहेंगे कि ये दोनों एक ही काव्यधारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। जैसे फिर हम इनका समय अगर निर्धारित करें तो सन 1943 ईस्वी से लेकर 1953 तक जो समय यहाँ पर दिया गया है, इसमें कविता में जो नए प्रयोग हुए हैं तो नई कविता उन्हीं का परिणाम है। तो हम कहेंगे कि 1943 ईस्वी से लेकर 1953 तक की जो कविता है उसको हम प्रयोगवाद कहेंगे, और 1953 के बाद की जो कविताएं आई हैं उसको हम नई कविता का नाम देंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रयोगवाद की अवधि 1943 से 1953 तक की ही है। सन 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होने के बाद ही कतिपय कुछ प्रयोगवादियों ने अपने को अज्ञेय के नेतृत्व से अलग करने का प्रयत्न करने लगे और अपने को प्रयोगवादी कहलाने में संकोच करने लगे थे। कौन सा सप्तक? दूसरा सप्तक जो 1951 में आया था, उसके प्रकाशित होने के बाद ही। तो इन कवियों ने अपनी रचना को नई कविता कहना शुरू कर दिया था। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। ये दोनों ही नई कविता के प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ सन 1954 में और इलाहाबाद से हुआ था, और इसके संपादक थे डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता में चर्चित लघु मानव, देखिए नई कविता में बार बार एक शब्द आता है लघु मानव, लघु मानव। तो उसका अर्थ क्या है कि एक सामान्य उपेक्षित जन, सामान्य जन जो अब तक उपेक्षित था। तो लघु मानव का अर्थ है उपेक्षित जन। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने अपने किस्म किस्म की कविता नामक लेख में नई कविता के नए नए नामों को सूचीबद्ध करते हुए 45 नामों का उल्लेख किया है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने। ठीक है, नई कविता के लिए 45 नामों का उल्लेख किया है। प्रभाकर माचवी की कविताओं में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य मिलता है। सन 1952 ईस्वी में नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञेय ने आकाशवाणी पटना की एक भेंट वार्ता में किया था। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नई कविता का अर्थ का प्राधान्य न मानकर उसे बिंब प्रधान माना था। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है कि नई कविता में अर्थ की प्रधानता नहीं बल्कि बिंब की प्रधानता है। आगे देखिए, नई कविता काव्य प्रवृत्ति के प्रचार प्रसार में, यानी नई कविता के प्रचार प्रसार में प्रतीक, दृष्टिकोण, कल्पना, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं का योगदान रहा है। प्रयोगवाद को अधिक गतिशील और प्रयोगशील बनाने में बिहार के 3 साहित्यकारों का भी योगदान रहा है। एक नाम है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा नाम है केसरी कुमार और तीसरा नाम है नरेश कुमार। इन तीनों के नाम आपने सुने भी होंगे। नकेनवाद शब्द सुना है ना, तो इनके नाम का जो पहला अक्षर है
नलिन का न, केसरी का के और नरेश का न, इससे बना था नकेन। नकेन आगे आ भी जाएगा, हाँ आ गया है। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार ने अपने नाम के प्रथम अक्षर को लेकर नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन चलाया और सन 1956 ईस्वी में प्रपद्यवाद का प्रकाशन किया। शलभ श्रीराम युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक हैं, ठीक है। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक कौन हैं? शलभ श्रीराम। और प्रतिबद्ध कविता के प्रवर्तक कौन हैं? परमानंद श्रीवास्तव। आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह 3 खंडों में विभक्त हैं। पहला खंड कौन सा है? अंतः सलीला। दूसरा क्या है? चंद्रकांत शिला। और तीसरा है असाध्य वीणा। आंगन के पार काव्य संग्रह 3 भागों में विभक्त हैं। आंगन के पारद्वार, इसमें संकलित असाध्य वीणा ये लंबी कविता है, अज्ञेय की श्रेष्ठतम कविताओं में परिगणित की जाती है, गिनी जाती है ये असाध्य वीणा, लंबी कविता। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ द हार्प, टेमिंग ऑफ द हार्प ये चीनी लोक कथा है। उस चीनी लोक कथा की भारतीय परिवेश में प्रस्तुति की गई है असाध्य वीणा के अंदर। इसका वर्ण विषय क्या है पता चल गया होगा आपको। उसके बाद सांप अज्ञेय के द्वारा लिखी गई उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है सांप। यह नगर के तथाकथित सभ्य लोगों पर गहरा प्रहार करती है। तो आपको कविता किसके द्वारा लिखी गई है, कैसी कविता, उसका वर्ण विषय क्या है, ये साथ साथ में पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो सांप का वर्ण विषय क्या है? ये एक व्यंग्य कविता है, सभ्य लोगों पर गहरा प्रहार ये करती है। एक चीड़ का खाका, इसमें अज्ञेय ने जापानी काव्य का नमूना प्रस्तुत किया है। जापानी भाषा में ऐसे मुक्तकों को हाइकू कहते हैं, ठीक है। भग्नदूत, भग्नदूत अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह है। अज्ञेय के द्वारा लिखित चिंता, उसका वर्ण विषय क्या है? चिंता का वर्ण विषय प्रेम है। इसमें इन्होंने अपनी भावनाओं को कविता और गद्य गीत दोनों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके 2 भाग हैं, एक भाग है विश्वप्रिया और दूसरा भाग है एकायन। ये चिंता के 2 भाग हैं, चिंता जो इनकी रचना है अज्ञेय की उसके। उसके बाद इत्तेलम, इत्तेलम जो रचना है वो कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। पहला भाग है बंदी स्वप्न, दूसरा हिय हारिल, तीसरा वंचना के दुर्ग और चौथा मिट्टी की ईहा। इत्तेलम इन 4 भागों में बटी हुई हैं। हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की पहली प्रौढ़ कृति मानी जाती है। बावरा अहेरी काव्य ग्रंथ में जो अहेरी शब्द है वो किसका प्रतीक है? आलोक का, प्रकाश का प्रतीक है। और वह प्रकाश बाह्य जगत में जब हम देखते हैं तो प्रकृति के अंधकार को मिटाता है, और अंतर जगत अपने मन में देखते हैं तो वो मन के तमस, मन के अंधकार को मिटाता है। अहेरी आलोक का प्रतीक है। बावरा अहेरी की प्रारंभिक पंक्तियों पर फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खय्याम की एक रुबाई का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है, दिखाई देता है। आंगन के पारद्वार में अज्ञेय ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। शमशेर और अज्ञेय ये 2 ऐसे आधुनिक कवि हैं जो अंग्रेजी कवियों एजरा पाउंड और इलियट के अधिक निकट हैं, शमशेर और अज्ञेय। उसके बाद यहाँ पर प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं, उनके नाम और उनका जीवन काल दिया हुआ है। गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए धर्मवीर भारती, ये पूरा नाम देख लीजिए अज्ञेय का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम कई बार आ जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका जीवन काल ये है। प्रभाकर माचवी, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दया सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल। उसके बाद श्रीकांत वर्मा,
रघुवीर सहाय, धूमिल, लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, फिर है कुंवर नारायण 1927 ईस्वी, केदारनाथ सिंह, रामदर्श मिश्र और जगदीश गुप्त। तो ये प्रयोगवाद और नई कविता के कुछ कवियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं में हमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों ही समान रूप से मिलते हैं, तीनों की स्वीकृति समान रूप से उनके रचनाओं में मिलती हैं। प्रगतिशील चेतना के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए, अतः उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। किसे? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी पत्नी की रुग्ण, बीमार थी वो, और उसकी जर्जर दशा पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए एक कविता लिखी थी जिसका नाम था एक पीली शाम। एक पीली शाम शमशेर बहादुर की कविता, पत्नी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए। आलोचकों ने गजानन माधव मुक्तिबोध की समानता किससे की है? कबीरदास जी से की है। अंधेरे में ये जो कविता है मुक्तिबोध की कविता है, ये उनकी सबसे लंबी कविता है और सबसे चर्चित कविता है। अंधेरे में इस कविता का वर्ण्य विषय क्या है? उन्होंने इस कविता में अपनी समग्र रचनात्मकता को पूरे आवेग के साथ मूर्त रूप उसको प्रदान किया है। अंधेरे में कविता एक स्वप्न कथा है। ये कविता एक स्वप्न कथा है, एक फैंटेसी है, और यह फैंटेसी अंतःदर्शन की ऐसी प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त है जिसमें एक स्तर पर साम्राज्यवादी, पूंजीवादी और फासिस्ट प्रतिष्ठानों की गतिविधियों के रहस्य खुलते हैं, तो दूसरे स्तर पर इस बाह्य जगत और अंतः जगत की विषमता के संवेदनात्मक ज्ञान परस्पर आबद्ध हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इस कविता का वर्ण्य विषय है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को क्या कहा है? अनुभव की कन्या। ध्यान रखना है, अनुभव की कन्या फैंटेसी को कहा है, मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध की कविता तिलस्मी, एआरी उपन्यासों की कथा की तरह अद्भुत चमत्कारों, भयावह चित्रों, डरावनी सूरतों, आतंक, दहशत आदि से परिपूरित है, भरी हुई है। सिरफिरे का गीत ये मुक्तिबोध का आत्मनिरीक्षण का गीत है। इसमें कवि ने युग की संवेदन शून्यता, कर्तव्यहीनता, अकर्मण्यता और घोर स्वार्थी मनोवृत्ति का उद्घाटन किया है। मुक्तिबोध की भूल गलती, ये जो कविता है भूल गलती, इसमें भूल गलती को ही सुल्तान के रूप में पेश किया गया है। उसके सामने हथकड़ी पहने हुए ऊंचे कद का मूर्त रूप ईमान प्रस्तुत होता है। सारे धार्मिक संत और सैनिक सरदार आदि खामोश रहते हैं। ईमान को जीवन की शर्मनाक शर्तें मंजूर नहीं हैं। तो ये भूल गलती जो कविता है ये उसका वर्ण्य विषय है। ब्रह्म राक्षस कविता है मुक्तिबोध की, ये प्रसिद्ध लंबी कविता है उनकी। इसमें ऐसे ब्राह्मण को प्रस्तुत किया गया है जो अतृप्त आकांक्षाओं के साथ मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म राक्षस बन गया है। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता से पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। ध्यान रखना है, एक दहकता इस्पाती दस्तावेज कौन सी रचना का है? अंधेरे में कविता जो मुक्तिबोध की है और शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है। अंधेरे में कविता सर्वप्रथम सन 1964 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसका प्रथम प्रकाशन आशंका के द्वीप अंधेरे में इस शीर्षक से हुआ था। तो पहला प्रकाशन हुआ जब इसका नाम ये था इस कविता का, बाद में इसका नाम कितना रह गया? अंधेरे में, केवल इतना रह गया। भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह गीतफरोश सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। सारा शहर, ये जो शीर्षक नाम से ये जो कविता है सारा शहर, इसमें क्या दिखाया गया है? सारा शहर कविता में वर्णित विनाश लीला किसी प्रोक्ष सत्ता के द्वारा नहीं है, किसी ईश्वरीय सत्ता के द्वारा नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य के द्वारा रची जा रही है।
ये वो विनाश लीला इस कविता में दिखाई गई है। स्नेह शपथ कविता में मिश्र जी ने गांधी जी के प्रेम और स्नेह को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसका मूल भाव क्या है? स्नेह शपथ कविता का मूल भाव क्या है कि विश्व भौतिक स्पर्धा और हिंसा के कारण झुलस रहा है। गांधी दर्शन ही मानवता के उसर को हरा भरा कर सकता है। ये इस कविता का मूल विषय है। उसके बाद डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को नवगीत विधा का प्रवर्तक और पुनरुद्धारक होने का श्रेय प्राप्त है। किसको? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह को। नई कविता का प्रवर्तक भी हम कह सकते हैं और उसका पुनरुद्धारक भी हम उसको कह सकते हैं। सुदामा पांडे धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 ईस्वी। देखिए, वैसे एक नवगीत परंपरा के बारे में आपको बताऊं, शंभुनाथ सिंह, ठीक है, 1960 ईस्वी के बाद ही स्वीकार करते हैं कि नवगीत परंपरा का आरंभ जो है 1960 ईस्वी के बाद ही हुआ था। वैसे तो शंभुनाथ सिंह के अनुसार वो क्या कहते हैं कि अज्ञेय ही नवगीत परंपरा के सूत्रधार हैं। क्यों? क्योंकि जो नवगीत परंपरा है वो नई कविता का ही एक गीतात्मक रूप है। ठीक है, शंभुनाथ शर्मा को इसका प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अज्ञेय ही नवगीत परंपरा के सूत्रधार थे। ठीक। सुदामा पांडे धूमिल का पहला काव्य संग्रह 1972 ईस्वी में संसद से सड़क तक प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित हुआ। धूमिल का एक और काव्य संग्रह है जिसका नाम है सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र। ये भी काफ़ी चर्चित हुआ। केदारनाथ सिंह ने सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का त्याग और परिवार की सुरक्षा के प्रति उसका समर्पण चित्रित किया है। केदारनाथ सिंह ने कुंवर नारायण के द्वारा लिखी गई रचना आत्मजयी, इसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है ये, और ये एक प्रबंध काव्य है। इसके बिंब मूलतः बौद्धिक है। अरुण कमल को काव्य रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार तथा शमशेर सम्मान से सम्मानित किया गया था अरुण कमल को उनकी काव्य रचनाओं के लिए। अरुण कमल की एक रचना है नए इलाके में। ये जो कविता है इसमें मनुष्य की भौतिक उन्नति, शहरीकरण की मानसिकता, परिवर्तन की तेज गति के परिप्रेक्ष्य में मनुष्य की निरंतर घटती हुई आत्मीय संवेदना को निर्दिष्ट किया गया है नए इलाके में कविता में। तो बच्चों, आधुनिक काल का आपका समापन यहीं पर होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इस कविता की आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। तो आधुनिक काल से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, कौन सी पंक्ति किसने कही है, तो उसकी एक PDF बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, तो आप महत्वपूर्ण पंक्तियाँ वहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। तो आधुनिक काल आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद मैं नेट JRF से जुड़ी हुई छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।